नमस्कार। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल अगले 1.5 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। उनका 3 साल का जो टर्म था वो इसी जनवरी में पूरा हो रहा था और पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर इस बात को लेकर के अटकलें चल रही थी कि नड्डा को अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा या फिर किसी नए व्यक्ति को कमान सौंपी जाएगी। बीजेपी की कार्यकारिणी में इस बात का फैसला हुआ कि 2024 के जून तक जेपी नड्डा ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। यानी कि 2023 में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, अगर जम्मू कश्मीर को जोड़ लें तो 10 राज्य, और 2024 का जो आम चुनाव है, इन दोनों वर्षों में जेपी नड्डा के हाथों में ही पार्टी कमान रहेगी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। बीजेपी कार्यकारिणी के भीतर राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और कहा यह गया कि सर्वसम्मति से इस बात को अनुमोदित कर दिया गया कि जून 2024 तक जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। कारण ये है कि 2023 में इस साल जो विधानसभा चुनाव हैं, उसके ठीक पहले अगर आप उस व्यक्ति को हटाते हैं जो 3 साल से संगठन चला रहा है, तमाम तरह की चुनावी रणनीति तैयार करके और एक सफल तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो जो नया व्यक्ति आएगा उसके लिए चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए यह जोखिम नहीं लिया जा सकता है। और 2023 के जो नतीजे होंगे, इसके आधार पर देश में एक मानस तैयार होगा मतदाता का कि 2024 में उसको कहाँ जाना चाहिए। यानी कि 2023 को आप सेमीफाइनल मानिए और 2024 के आम चुनाव को फाइनल। यह ज़रूरी नहीं है कि 2023 के जो नतीजे होंगे वही नतीजे 2024 में रिफ्लेक्ट करेंगे, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक कारण यह भी था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए और वो पिछली बार जो 2018 में उसका प्रदर्शन था उससे आगे का होना चाहिए, और यह काम जेपी नड्डा की अगुवाई में बेहतर तरीके से हो सकता है। 2024 का आम चुनाव, चूँकि 2023 के चुनाव के ठीक बाद 2024 के आम चुनाव आ जाएंगे, मई में सरकार का बनना है, उस समय भी आप किसी नए व्यक्ति को पार्टी कमान सौंप करके जोखिम नहीं मोल सकते हैं। लिहाजा 1.5 साल तक जेपी नड्डा के हाथ में पार्टी कमान रहे, इसी बात पर सबकी सहमति तैयार हुई। यह बात अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जेपी नड्डा के लिए जो प्लस पॉइंट रहा वो ये क्या रहा। 2020 की जनवरी में उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। आपको याद होगा कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में लौटी तो अमित शाह जो उससे पहले पार्टी के अध्यक्ष थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए, गृह मंत्री बन गए। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बनाया गया और जनवरी में उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया। चूँकि बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, तो इस जनवरी में वह कार्यकाल पूरा हो रहा था। इन 3 वर्षों में जेपी नड्डा ने कई चुनावों में पार्टी की अगुवाई की और उनके नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। मसलन बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत इस गठबंधन ने हासिल की, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने पल्ला बदल लिया और वो आरजेडी के साथ चले गए, सरकार वहाँ नई बन गई। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी और दोनों पार्टियों के पास इतना संख्या बल था कि सरकार बन सकती थी, लेकिन वहां भी उद्धव ठाकरे ने बाजी पलट दी और वो एनसीपी कांग्रेस के साथ एक महाअघाड़ी सरकार बना ले गए। लेकिन बीजेपी ने हिसाब किताब बराबर किया, उसी शिवसेना को तोड़ करके वहां उसने सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन जेपी नड्डा जब आ गए तो जैसे महाराष्ट्र है वैसे हरियाणा में भी बीजेपी सत्ता में वापस आई। यह काम जेपी नड्डा की अगुवाई में हुआ। गोवा जैसे राज्य में बहुमत में बीजेपी आई, बहुमत के साथ वहां सत्ता उसने हासिल की। उसके पहले बीजेपी गठबंधन के साथ चल रही थी, जुगाड़ से उसकी सरकार वहाँ चल रही थी। और सबसे जो बड़ा तमगा है जेपी नड्डा के सीने पर वो है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे। 150 से अधिक सीटें गुजरात में कभी किसी पार्टी को नहीं मिली और इस बार बीजेपी ने वहाँ प्रचंड जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश हालांकि जेपी नड्डा का ही राज्य है, उस राज्य में बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई यात्राएं की, वहाँ कई रैलियाँ की, मगर
हिमाचल प्रदेश की हार को कारण बना करके जेपी नड्डा को हटा कर किसी और व्यक्ति को कमान देने का मतलब ये था कि पार्टी संगठन के भीतर और विरोधी दलों के बीच में संकेत ठीक नहीं जाता, और लोगों के बीच में भी। इसलिए भी हिमाचल के चुनाव नतीजों को पार्टी ने कहीं भी उस आधार पर नहीं रखा जिस आधार पर वह जेपी नड्डा को आगे कमान देने का फैसला कर रही थी। तो कुल मिलाकर के जो विधानसभा चुनाव हुए, जैसे पश्चिम बंगाल के जिक्र के बगैर जेपी नड्डा की अगुवाई में होने वाले चुनाव की बात पूरी नहीं हो सकती है। 3 सीटें थी और पार्टी पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल में उतरी, 3 को 77 सीटों में तब्दील कर दिया। अगर आप देखें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी की और बहुत बड़ी कामयाबी है 3 से 77 का हो जाना पश्चिम बंगाल में, जहां मोदी के लौटने के बाद से पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया है। हैदराबाद जैसी जगह पर लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरी, अपने सभी दिग्गज नेताओं को उतार दिया और वहां भी उसने बेहतर प्रदर्शन किया हैदराबाद में। इसलिए चुनाव संगठन और चुनाव को लेकर के तैयारी यह बीजेपी की जेपी नड्डा की अगुवाई में बेहतर रही है। इसके अलावा 2 और बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह के साथ उनका जो अपना समीकरण है, अपना समन्वय है, वो बहुत अच्छा है। वो उन दोनों की बातों को समझते हैं। सत्ता यानी कि सरकार जो है और संगठन, इन दोनों के बीच में सेतु का काम करते हैं। सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से संगठन के जरिए लोगों तक पहुँचाया जाए, यह काम सफलतापूर्वक जेपी नड्डा ने किया है। इस बात की तस्दीक अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कैसे किया जाए और नरेंद्र मोदी को ब्रांड के तौर पर कैसे बनाए रखा जाए, इस लिहाज से भी जेपी नड्डा ने अच्छा काम किया। यह बकौल अमित शाह मैं आपको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा दिवस मना करके लोगों के बीच में और संगठन के अंदर उन्होंने एक अलग तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश की। तो बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी का भरोसा नरेंद्र मोदी हैं और जनता के बीच में उनकी एक अपनी साख है जो बहुत अलग है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वो तुरुप का इक्का हैं जिसके जरिए बीजेपी कोई भी बाजी जीत सकती है, और उस चेहरे को, उस तुरुप के इक्के को इस्तेमाल करने के लिए जो रणनीति चाहिए वो जेपी नड्डा तैयार करने में माहिर हो गए हैं। जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे 2017 के, जेपी नड्डा जब 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। जेपी नड्डा 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और वहां की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 62 सीटें जीती। ठीक वैसे ही जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह थे और 72-73 सीटें जीत करके उन्होंने पार्टी में अपनी खास जगह बनाई थी। तो अमित शाह के अध्यक्ष बनने का कारण उत्तर प्रदेश में पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन था, और आप मान सकते हैं कि जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष बनने का कारण भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन था। तो अमित शाह जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के पीछे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है, और जेपी नड्डा बतौर रणनीतिकार एक माहिर खिलाड़ी बीजेपी के भीतर हो गए हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और संगठन के भीतर जहां कहीं ढीला ढाली रही है वहां उन्होंने चीज़ों को चुस्त दुरुस्त किया है, और चुनाव के लिहाज से रणनीति के तौर पर उन्होंने पार्टी को, संगठन को बहुत मजबूत किया है। और यह भरोसा उनके ऊपर अब भी बना हुआ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर करेगी तो उनकी अगुवाई में करेगी, और 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर सत्ता में लौटते हैं तो वो जेपी नड्डा की अगुवाई में ही संभव हो सकता है, उनकी अध्यक्षता में। और यही सारे कारण रहे हैं कि जेपी नड्डा को पार्टी ने फिर से अगले 1.5 साल के लिए कमान सौंप दी है।